तो ज्योग्राफी के अंदर हम उस हर चीज़ की स्टडी करते हैं, हम उस हर चीज़ का अध्ययन करते हैं जो भी इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट करती है। जो हमारा फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन एस्पेक्ट जो भी है उसका जो एक रिलेशन है, एक बैलेंस रिलेशन है, उसी को हम ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं। Hello guys, welcome to our YouTube channel Elite Study Point, and here we discuss some quick learning techniques. I am Varsha Sharma and आज का हमारा टॉपिक है 12th क्लास ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट ह्यूमन ज्योग्राफी, या हिंदी में आप मानव भूगोल भी बोल सकते हैं। तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। अब ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हम ज्योग्राफी वर्ड से ही देखेंगे। तो हमारा पहला वर्ड है ज्योग्राफी, विच मीन्स जियो प्लस ग्राफी। जियो मीन्स होता है अर्थ और ग्राफी मीन्स होता है स्टडी, विच मीन्स स्टडी ऑफ अर्थ, या फिर हिंदी में बोलेंगे पृथ्वी का अध्ययन। तो ज्योग्राफी के अंदर हम उस हर चीज़ की स्टडी करते हैं, हम उस हर चीज़ का अध्ययन करते हैं जो भी इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट करती है, जो भी इस अर्थ पे एग्जिस्ट करती है, चाहे वो आपका लैंड हो, माउंटेन्स हो, रिवर्स हो, या फिर एक ह्यूमन बीइंग हो। ठीक है, ज्योग्राफी के अंदर हम इस पूरी तरीके से एज अ होल साइंस ज्योग्राफी को फादर ऑफ ऑल साइंस भी बोला जाता है, फादर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स भी बोला जाता है, क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं, हम सारे डिटेल्स पढ़ते हैं। पहले अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी को ब्रॉड कैटेगरी पे आप देखिए तो सिर्फ दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारा होता है फिजिकल ज्योग्राफी, सेकेंड हमारा होता है ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर ज़्यादातर जो सिलेबस कवर है वो आपका 11th क्लास में है। ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपके 12th क्लास में आती हैं। तो फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हम लैंड के बारे में पढ़ते हैं, सॉइल के बारे में पढ़ते हैं, रिवर या फिर क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर, एनीथिंग। दिस इज़ ऑल कम्स अंडर द फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी एक ज्योग्राफी का पार्ट है जिसके अंदर हम जो जितनी भी फिजिकल चीज़ें अर्थ पे एग्जिस्ट करती हैं हम उनके बारे में पढ़ते हैं। और ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है? ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हम सिर्फ ह्यूमंस के एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो इन्हीं दो चीज़ों का जो मिक्सचर होता है, द फिजिकल ज्योग्राफी एंड द ह्यूमन एस्पेक्ट्स, कि ये जितने भी फिजिकल फीचर हैं, चाहे वो आपका लैंड हो, सॉइल हो, रिवर हो या क्लाइमेट हो, वो ह्यूमन एस्पेक्ट्स को कैसे इफ़ेक्ट करता है, ये हम पूरा ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हम वो चीज़ें पढ़ते हैं जो भी फिजिकल फैक्टर्स ह्यूमन को इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर हो गया, हमारी इंडस्ट्रीज़ हो गई, एनीथिंग्स कम अंडर द ह्यूमन एस्पेक्ट्स। और तो सिंपल अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो ह्यूमन ज्योग्राफी हमारा सिंपली क्या है? हमारा फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन एस्पेक्ट जो भी है उसका जो एक रिलेशन है, एक बैलेंस रिलेशन है, उसी को हम ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं। इसके लिए अलग अलग बहुत सारे हमारे ज्योग्राफर्स रह चुके हैं, बहुत सारे फिलोसोफर्स रह चुके हैं जिन्होंने इस चीज़ के लिए अलग अलग डेफिनेशंस दी है। वो आप अपनी बुक में देख सकते हैं, बुक में बहुत ही क्लियरली मेंशन है छोटे छोटे पॉइंट्स में। सिंपली अगर हम पूरा इस चीज़ का कंक्लूजन देखें तो सिंपल ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ ऑल द फिनोमेना दैट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ सर्फेस। तो अगर हम हिंदी में बोलें तो ज्योग्राफी या फिर भूगोल सिंपली हर उस चीज़ का अध्ययन है जो पृथ्वी पर उपस्थित है, जो पृथ्वी के धरातल पर उपस्थित है और इस पर रहने वाले मानव को प्रभावित करती है। सो हेयर वी स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर विच नेम ह्यूमन ज्योग्राफी या मानव भूगोल। तो इसके अंदर हम 3 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। पहला है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन या निश्चयवाद, सेकेंड है हमारा ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर या संभावनावाद। फर्स्ट टॉपिक अगर हम देखें तो इसके अंदर है हमारा नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, मीन्स उस समय अगर हम आज से 1000 साल पहले या काफ़ी टाइम पहले देखें तो क्या था कि ह्यूमंस जो था वो बहुत ही ज़्यादा नेचर से इफ़ेक्ट होता था। उसकी सारी चीज़ें, उसकी सारी एक्टिविटीज़, वो कहाँ पे एग्रीकल्चर करेगा, या फिर एग्रीकल्चर भी बहुत आगे की बात है। अगर हम बात करें कि वो कहाँ पर रहेगा, उसका खाना कैसा होगा, तो ये सब भी नेचर डिसाइड करती थी, ह्यूमन डिसाइड नहीं करता था। ओके, तो इसके अंदर हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे और इसको हिंदी में निश्चयवाद भी बोलते हैं। निश्चयवाद मतलब कि चीज़ें निश्चित थी, सारी चीज़ें निश्चित थी। ह्यूमंस के लिए सब कुछ बहुत ही डिटरमाइन था, बहुत ही लिमिटेड था। वो नेचर के बियॉन्ड जाके कुछ नहीं कर सकता था, उसके लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकता था। इसमें कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जहाँ पर अगर हम देखें तो नोटिस करें। फर्स्ट इसके अंदर है हमारा प्रिमिटिव सोसाइटी। प्रिमिटिव सोसाइटी मीन्स कि बहुत ही आदिकालीन हमारा जीवन शैली हमारी आदिकालीन थी। लोग अब हर चीज़ के लिए नेचर पे डिपेंड करते थे, अपने खाने के लिए, कपड़ों के लिए, अपने आवास के लिए, सेटलमेंट के लिए, हर चीज़ के लिए वो नेचर पे डिपेंड करते थे। ठीक है।
सेकेंड अगर हम देखें तो टेक्निकल डेवलपमेंट उस समय बहुत ही लो था, एज यू नो आज से बहुत साल पहले टेक्निकल डेवलपमेंट ऑब्वियसली बहुत ही लो था। देन लिसन टू द नेचर एंड अफ्रेड एंड वर्कशिप, जो ह्यूमन बीइंग था उस टाइम वो नेचर से बहुत ही ज़्यादा डरता था, अफ्रेड होता था, उसकी पूजा करता था, क्योंकि ह्यूमंस को इतनी नॉलेज नहीं होती थी, तो कुछ भी उनको लगता था तो उनको लगता था कि ये कुछ देवता या कुछ नेचुरल चीज़ें हैं। ओके, सो वो नेचर की सुनता था, वो नेचर पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता था, बिल्कुल अफ्रेड होता था, उसकी पूजा करता था। जैसे कि अभी भी बहुत, अगर हम कहीं पे देखें, पुराने जो आदिवासी होते हैं वो नेचर को अपना सब कुछ मानते हैं, फॉरेस्ट ही उनके लिए सब कुछ होता है, क्योंकि उनको सारी चीज़ें वहीं से मिलती हैं, उनका सोर्स वो फॉरेस्ट ही है, उनका सोर्स वो नेचर ही है, इसलिए सब कुछ उनके लिए वही होता है। ठीक है, अगर हम देखें तो ये था, इसमें हम नेचर को एज अ नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन में या निश्चयवाद में हम नेचर को एज अ मदर नेचर देखते हैं। मदर नेचर मतलब मदर, जहाँ से, जैसे कि आपको पता है कि जैसे मदर होती है बहुत ही ओनली गिवर्स, सब हमें वहीं से मिलता है, वैसे ही आज से कुछ साल पहले ह्यूमन बीइंग जो था वो नेचर को ऐसे देखता था कि हमारे पास जितनी भी चीज़ें, सबका रिसोर्स हमारा नेचर ही है, उसी पे डिपेंड करता था। आगे हम देखें तो ये था स्टेट ऑफ नेसेसिटी। स्टेट ऑफ नेसेसिटी मीन्स हम बहुत ही, नेचर हमारे लिए बहुत ही नेसेसरी चीज़ थी, उसके बिना हमारे पास कुछ और रिसोर्सेज नहीं थे, हम उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते थे, बहुत ही नेसेसिटी की स्टेज थी। आगे हम देखें तो इफेक्ट एक्टिविटीज़, तो जितना भी नेचर था वो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ को इफ़ेक्ट करता था बहुत ज़्यादा, कि अगर बारिश हो रही है तो उसको भाई अंदर ही जाना पड़ेगा, अगर उसको कहीं पे एग्रीकल्चर करना है वो नहीं कर सकता है जब तक वहाँ पे प्रॉपर रेनफॉल ना होती हो, वहाँ का उस जगह का रन ऑफ अच्छा ना हो, रिवर रन ऑफ अच्छा चाहिए, सॉइल क्वालिटी अच्छी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती थी, क्योंकि हमारे पास और कुछ सोर्स नहीं थे, नेचर ही हमारे लिए सब कुछ था। देन आगे हम देखते हैं कि दिस इज़, तो इसी को ही सारी चीज़ें हम बोलते हैं नेचुरल डिटर्मिनिज्म, मतलब कि पर्यावरण निश्चयवाद। हमारा पर्यावरण ही हमारे लिए सब कुछ निश्चित करता था, उसी को हम पर्यावरण निश्चयवाद बोलते हैं, या एज सिंपल नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, मतलब ह्यूमन का प्रकृतिकरण, मानव का प्रकृतिकरण। ठीक है, ओके। देन इसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट आया, इसको भी बहुत सारे जोग्राफर्स ने सपोर्ट किया, उन्होंने अपनी थ्योरीज दी। उसके बाद सेकंड हमारा स्टेज आता है विच इज़ कॉल्ड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। फर्स्ट में क्या हुआ, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, मीन्स ह्यूमन का नेचुरलाइजेशन हुआ, मानव का प्रकृतिकरण हुआ। सेकंड स्टेज में हम देखते हैं ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, मतलब नेचर का ह्यूमनाइजेशन, मीन्स प्रकृति का मानवीकरण, कि अब पहले क्या था कि प्रकृति हमारे लिए सब कुछ डिसाइड करती थी, प्रकृति पे ही हम सारी चीज़ें इफेक्ट करते थे, हम उस पर निश्चित रहते थे। बट इन सेकंड स्टेज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस कि अब क्या होने लग गया, नेचर जो है वो अपने आप को धीरे धीरे चेंज करने लग गई ह्यूमंस की तरीके से, या फिर हमने उसको चेंज करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज हमारे पास कुछ चीज़ें आती गई, वो पॉइंट्स हम इसमें देखेंगे। इसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ फ्रीडम। स्टेट ऑफ फ्रीडम मीन्स यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारे पास फ्रीडम नहीं थी। किस चीज़ की फ्रीडम नहीं थी, हम नेचर्स के लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकते थे, हम उससे डरते थे, हम उसकी पूजा करते थे, हमें कुछ नॉलेज नहीं थी, हमारा टेक्निकल डेवलपमेंट नहीं था, कल्चरल डेवलपमेंट नहीं था। पर इस चीज़ में क्या आया, हमारे पास स्टेट ऑफ फ्रीडम आई, इसलिए इसको स्टेट ऑफ फ्रीडम बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें फ्री हो गए, जितने भी लॉ और बाउंडेशंस नेचर ने हमारे ऊपर लगाई हुई थी, हम इस चीज़ से फ्री हो गए। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द स्टेट ऑफ फ्रीडम, जिसको हम बोलते हैं स्वतंत्रता की अवस्थिति। ओके, आगे नेक्स्ट पॉइंट इज टेक्निकल डेवलपमेंट हाई रहा। सेकेंड स्टेज में जैसे जैसे ह्यूमंस ने आगे आगे कुछ इन्वेंशंस करना शुरू किए, उनको चीज़ें पता चली, तो टेक्निकल डेवलपमेंट हाई हुआ। एंड विद इट्स रिलेशन टू टेक्निकल डेवलपमेंट जब हाई हुआ तो ऑफकोर्स हमारा कल्चरल डेवलपमेंट भी थोड़ी सी बढ़नी शुरू हुई, हमारी बहुत सारी सभ्यताएं बनी। एज यू नो, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, सिंधु घाटी सभ्यता, नील घाटी सभ्यता। ओके, देन आगे इसमें हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर। हमने नेचर को समझना शुरू किया कि सारे फिनोमिना किस तरीके से काम करते हैं, कैसे सारी चीज़ें हमें इफ़ेक्ट करती हैं, हम कैसे उसमें चेंज कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर में हम देखें जैसे कि हमने फ्रिक्शन समझा, फ्रिक्शन घर्षण, हमने समझा कि ओके हम दो पत्थरों को आपस में रख देंगे तो फिर आग जल जाएगी। ठीक है, फ्रिक्शन से हमने फायर समझा। डीएनए जब हमें पता चला, डीएनए की जब हमें साइंस में हमें बहुत नॉलेज हुई, तो हम उससे बहुत सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ हम जनरेट कर पाए, हमें बहुत सारी बीमारियों का इलाज पता चला, विच इज़ ऑल बिकॉज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर, क्योंकि हमने नेचर को समझना शुरू किया। और इसे एग्जांपल आप ले सकते हैं, एरोडायनेमिक्स हमने जब शुरू किया समझना, तो हमें फिर प्लेन्स का आइडिया आया। हमने जब एनिमल्स को
वर्ड्स को हमने स्टडी करना शुरू किया, हमने उससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट लिए, साइंस में यूज़ किया। दिस इज़ ऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर, जो कि हमारे सेकेंड स्टेज में था संभावनावाद, विच इज़ ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। ओके, लास्ट पॉइंट इज ऑल्सो दैट दिस इज द स्टेट ऑफ पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म मीन्स संभावनावाद। यहाँ पे क्या था, डिटर्मिनिज्म मीन्स निश्चयवाद। निश्चयवाद जहाँ पर सब कुछ निश्चित था, संभावनावाद जहाँ के हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ आई, हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम चीज़ें कर सकते हैं, हम नेचर के अगेंस्ट जा सकते हैं, हम अपने लिए हम उसको कैसे भी चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये 2 पॉइंट्स मेन कॉन्सेप्ट्स थे, इसको भी बहुत सारे जोग्राफर्स ने सपोर्ट्स किया। देन आगे अगर हम देखें तो ये दोनों ही सिचुएशन ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है। सी, अगर हम बिल्कुल ही नेचर पे ही डिपेंड करें, हर चीज़ के लिए नेचर पे ही डिपेंड हो जाएं, नेचर ही हमें सब कुछ दे रहा है, वो भी ठीक नहीं है। हम नेचर को पूरी ही तरीके से भूल जाएं, जैसे कि इस वाले स्टेज में है कि नहीं नेचर तो कुछ नहीं है, हम टोटली ह्यूमनाइजेशन ही कर रहे हैं नेचर का, वो भी गलत चीज़ है। ठीक है, तो ये दोनों ही कंडीशन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है किसी भी चीज़ को लेके। ठीक है, इसमें पूरा तरीके से ह्यूमनाइजेशन का बहुत ही लो हो रहा था, इसमें नेचर का हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देयर इज़ अ जोग्राफर नेम ग्रिफिथ टेलर। उन्होंने एक नया रास्ता बताया, उन्होंने एक मिड वे बताया कि अगर हम दोनों ही सिचुएशन को एक्सट्रीम ना जाते हुए एक मिड का पाथ चूज़ करें तो हमारे लिए ज़्यादा ईजी होगा कॉन्सेप्ट को समझना और चीज़ों को हैंडल करना और अपना टेक्निकल कल्चरल डेवलपमेंट करना। ओके, तो उन्होंने एक मिड वे बताया विच इज़ ग्रिफिथ टेलर ने दिया था, विच नेम्स नव निश्चयवाद या न्यू डिटर्मिनिज्म। सी, इट्स कंक्लूड फ्रॉम द डिटर्मिनिज्म बट इट्स न्यू डिटर्मिनिज्म मीन्स नव निश्चयवाद। ओके, नव निश्चयवाद के अंदर क्या आता है, नव निश्चयवाद को हम स्टॉप एंड गो थ्योरी भी बोलते हैं। स्टॉप एंड गो थ्योरी मीन्स कि आपको इसमें क्या था, स्टॉप था, इसमें हम हर तरीके से स्टॉप थे, उसमें क्या था, हर तरीके से गो ही था। ओके, नेचर के साथ हम नेचर को भूल रहे थे, हम हर चीज़ का ह्यूमनाइजेशन कर रहे थे। इसमें इन्होंने बताया कि हमें स्टॉप एंड गो मीन्स इसको हम एक ट्रैफिक लाइट की मदद से समझ सकते हैं कि स्टॉप होना है हमें, हम अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, कुछ टाइम के लिए स्टॉप होना है, हमें वेट करना है ताकि नेचर जो है वो रिवाइव कर सके, फिर हमें गो होना है। ओके, इसमें जिस तरीके से रेड लाइट होती है, एम्बर लाइट होती है, ग्रीन लाइट होती है। रेड लाइट मीन्स स्टॉप, आपको रुकना है। ठीक है, एम्बर मीन्स आपको रेडी होना है, आपको प्रिपेयर होना है, एंड ग्रीन लाइट मीन्स गो। ओके, नाउ यू कैन गो फॉर योर डेवलपमेंट, आप कर सकते हो। ओके, आगे अगर हम देखें तो नवनिश्चयवाद के अंदर आता है। ओके, तो अगर हम इस चीज़ का कंक्लूजन देखें, द ग्रिफिथ टेलर्स जो नवनिश्चयवाद, उन्होंने एक थ्योरी दी, न्यू डिटर्मिनिज्म की थ्योरी दी, एक नया कॉन्सेप्ट दिया हमको। अगर हम देखें तो उनका मेनली बोलने का मतलब या फिर उनकी थ्योरी देने का मतलब यही था कि नथिंग रन्स फ्री, मतलब हम कोई भी चीज़ फ्री में नहीं ले सकते हैं, नेचर हो चाहे हम अपना भी डेवलपमेंट कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ निश्चयवाद को फॉलो करें, सिर्फ हम डिटर्मिनिज्म को फॉलो करेंगे तो नेचर पे इफेक्ट आएगा। ठीक है, ओके, सो वी डन विद द चैप्टर 1 क्लास 12। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आपको कोई भी अगर कमेंट देना है, कोई भी सजेशन देना है, या इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वी विल श्योरली रिप्लाई। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।